हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो देखिए, हम केबीएस पीआरटी के लिए टेस्ट सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें हमने हिंदी को कंप्लीट कर लिया है आपकी, और ईवीएस हम कवर करते जा रहे हैं। लगभग हम 12 की कवर जो है 12 सेट कवर कर चुके हैं, और आज से हम जो है मैथ का सेक्शन भी शुरुआत कर रहे हैं, जिससे ये भी साथ में चलता रहे। ठीक है, तो ये पीआरटी की टेस्ट सीरीज है, जिसमें हम 20 टेस्ट जो है सभी सब्जेक्ट की डिस्कस करते हैं, और 20 नंबर की जो है आपके पीआरटी में मैथ आती है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, और ये अगर आपको आ रहे हैं ना, देखिए प्रश्न आते हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, और नहीं आते हैं तो आप कुछ भी कर लेंगे, उनको सॉल्व नहीं कर पाए। ठीक है, तुक्का लगाने का कोई फायदा नहीं होता। और इसमें क्या है, मैथ के लिए आपको पर्याप्त समय भी मिलता है। तो 20 प्रश्न है, लगभग आप मान के चले सबको 1 मिनट आपको मिलता है। तो ट्रैक के पीछे भागने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ये आप बुक देख पा रहे होंगे। ये बुक, इसमें जो है 20 टेस्ट दिए गए हैं, और अगर उनका पीडीएफ फ्री चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके डाउनलोड करिए। और बुक अगर मंगाना चाहें तो अमेजोन का लिंक भी हमने दिया है, वहां से जाके आप इसे परचेज कर सकते हैं। ठीक है, मैथ का सेक्शन है, और ये पहला सेट है, सेट ए। देखिए बेसिकली बात क्या है, हम इसमें जैसे मान लीजिए हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है ना, कुछ 4-5 आपको एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट भी बता दिए, तो 25 के करीब अगर आपके एग्जाम में इनमें से एक भी आ जाता है, ठीक है, संख्याएं भली परिवर्तित होंगी, अगर कॉन्सेप्ट वही आता है, तो आपका 1 नंबर जो है एग्जाम में पक्का है, और यही 1 नंबर आपको जो है कट ऑफ में ऊपर कर देता है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करेंगे। इसके पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन जो है मिलता है। काफी अच्छी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगी, और जो भी कुछ भी समझ नहीं आता है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स दिया गया है, वहां पर आप कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियोज में हम उस चीज के लिए डिस्कस कर देंगे, और कमेंट में ही हो सकेगा तो वहां पर भी बता देंगे। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर किया करें। चलिए, 111वां प्रश्न है। पहला प्रश्न होता है हमारा कि एक संख्या जिसे p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां p और q क्या है, पूर्णांक है, तथा q जो है क्या नहीं होना चाहिए, q इज नॉट इक्वल 0, यानी कि q जो है 0 नहीं होना चाहिए। ये क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक या परिमेय संख्याएं। तो देखिए, प्राकृतिक संख्या क्या कहलाती है, ऑप्शन 1 में दिया गया, तो जिन्हें हम काउंट कर सकें, जो नेचुरल नंबर हैं आपके, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, जिन्हें आप गिन सकते हैं, वो आपकी क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याएं, अगर हमने इनमें जीरो को शामिल कर दिया तो ये आपके क्या बन जाती हैं, पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं, यानी कि होल नंबर। इंटीजर, जिन्हें हम पूर्णांक कहते हैं, तो ये आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, ये क्या है, पॉजिटिव, लेकिन मैं इन्हीं को लिख दूं -1, -2, -3 और -4, तो ये क्या है, ये आपके जो है पूर्णांक पर। और जो आपका प्रश्न दिया गया है, जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिखें, p और q पूर्णांक हो, और q जो है 0 नहीं होना चाहिए, वो क्या होता है आपका परिमेय संख्या, यानी कि रैशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे आपका 3/5, तो क्या है, ये परिमेय संख्या है। 8/2, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक ना, इसको काटेंगे तो ये आपका 4 बचेगा, लेकिन हमें लिख दूं 9/6, 9/3, 9/5, तो ये क्या है, आपकी जो p बटे क्यू के फॉर्म में लिखी है, ये परिमेय संख्या है। यहाँ पर क्या कहा गया, क्यू जो 0 नहीं है, मान लीजिए मैंने लिख दिया 9/0, तो ये क्या है, ये एक इसको कभी डिफाइन नहीं किया जा सकता है, ये इन्फिनिटी यानी कि अनंत आपका मान इसका आता है। तो क्यू जो है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए, तो ये कंडीशन बस रहती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न 112 ये आपको सॉल्व दिया गया है कि -3/8 गुणे -7/13 का व्युत्क्रम क्या होगा, यानी कि रेसिप्रोकल इसका क्या होगा। 104/21, -104/21, और 21/104, या -21/104। तो देखिए, आपका जो सवाल दिया गया है -3/8 और गुणा में दिया है -7/13। ठीक है ना, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप ये गुणा में दिया है तो माइनस से गुणा होगा, तो इनका होगा 7×3 = 21, और माइनस से माइनस कट जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, 13×8 आपका 104। ठीक है ना, अब इसका बताना है आपको व्युत्क्रम, तो कुछ नहीं करना है। ठीक है ना, इसको क्या करें, केवल उल्टा कर दें, तो 104 अपन जो है आपका क्या दिया है, 21। ठीक है ना, ये आपका जो है उत्तर हो जाएगा। कौन से में है, ऑप्शन नंबर 1 में है, तो यही आपका उत्तर होगा। चलिए, 113वां प्रश्न है कि एक थैले में से एक गेंद निकालने पर परिणामों की कुल संख्या क्या होगी, जब गेंद में 3 लाल गेंदें हैं, 5 काली हैं और 4 नीली गेंदें दी गई हैं। कुछ नहीं करना है, बस पूछा गया है कि एक गेंद आपको निकालना है पूरे थैले में से, कुछ नहीं करना है। 3 + 5 + 4 बराबर 5, 4, 9, 3, 12। ठीक है, तो 12, इनमें से आप 12 में से आपको एक ही गेंद निकालना है, तो कितनी निकल सकती है एक बार में, एक ही। तो जो है क्या पूछा गया है
कि परिणाम कितने बनेंगे, तो कुल जो है 12 परिणाम बन सकते हैं। कभी लाल भी निकल सकती है, कभी काली भी निकल सकती है और कभी नीली भी निकल सकती है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 4। चलिए 114वां प्रश्न है कि वह कौन सा अक्षर नीचे दी हुई संख्या रेखा पर √25 को सबसे अच्छी तरह प्रदर्शित करेगा। यानी कि ये दिया है आपको इसका वर्ग, तो इसका √25 का क्या हो जाएगा 5। ठीक है ना, 5 कहाँ आ रहा है, 5 आ रहा है ये। ठीक है ना, तो किस में आ रहा है, सी सेक्शन। तो ऑप्शन नंबर जो आपका दिया है ये आपका पहला ऑप्शन था, ये दूसरा, ये तीसरा होना चाहिए और ये चौथा। ठीक है, तो ऑप्शन 3 जो है आपका उत्तर हो जाएगा। आसान सा प्रश्न था। वीडियो के जो अगर प्रश्न समझ आ रहे हैं तो लाइक करिएगा। चलिए 115वां प्रश्न दिया है, इसको आपको सॉल्व करना है। 5x बटा 3 माइनस 4 बराबर 2x बटे 5, तो 2x माइनस 7 का आपको मान बताना है। करिएगा इसको सॉल्व, बताइए। आप वीडियो मतलब रोक के भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं देर ना करते हुए। तो देखिए सवाल दिया गया है, इधर कर लेते हैं। 5x बटा 3 माइनस 4 बराबर जो है यहाँ पर 2x लिखा है, 2x अपॉन 5। ठीक है ना, इसका आपको मान बताना है। तो कुछ नहीं करें, इसको सॉल्व करेंगे तो इसके बटे में हमने 1 लिख लिया और इसका जो है अब निकालेंगे एलसीएम, तो कितना आ जाएगा 3। ठीक है, 3 आ गया ना, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5x और यहाँ 1 तिया 3 और 4 तिया 12 बराबर आपका 2x अपॉन 5। ठीक है, अब क्या कुछ नहीं करना है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें तो 5 पचम 25x माइनस 12 पंचे 60 बराबर 2 तिहाई 6x। 6x आपका इस साइड आ जाएगा, तो 21 में से चला जाएगा आपका 6, तो क्या बचेगा 19x बराबर 60 चला जाएगा इस साइड, तो ये हो जाएगा प्लस का। तो x बराबर क्या आ गया आपका 60 बटा जो है 19 आ गया। किसका मान बताना है, 2x माइनस 7 का। तो इसका लिखे 2 इंटू 60 बटा 19 गुणा सॉरी माइनस 7। ठीक है, एक सेकंड इधर ये सही कर देते हैं। ठीक है, माइनस चलिए ओके। ठीक है, यही दिया है ना, 2 इंटू 60 बटा 19 माइनस 7, इसका आपको जो है मान बताना है। आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, यहाँ पर लिख दीजिए 60 इंटू 120 बटा 19। सारे स्टेप इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। इसके बटे में आपने 1 लिख लिया। ठीक है ना, एलसीएम इसका क्या आ जाएगा 19। ठीक है ना, तो 120 का बिल्कुल यही हो जाएगा 1 नंबर, तो 19 का हम 7 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा जो है आपका 133। ठीक है ना, 120 में से ये चला जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा, इधर माइनस है तो 20 और 13, 13 बटा 19। तो माइनस 13 बटा 19 किस में है आपका, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर दूसरा दिया है तो वो आपका क्या हो जाएगा उत्तर। ठीक है, समझ आ गया आपको। कहीं अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। चलिए 116वां प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित गुणों में से किस एक के द्वारा जो है एक समबलम की व्याख्या होती है। आपको बताना है समबलम। समबलम क्या होगा, आपने पढ़ा होगा कुछ इस प्रकार से जो ये बनता है, ये देख पा रहे होंगे आप। ठीक है, ये हमने मान लिया ये इसको बी और इसको सी और इसको डी, ये होता है आपका समबलम। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, देखिए ये दोनों जो भुजाएं होती हैं एक दूसरे के क्या समांतर होती हैं। ठीक है ना, कहीं नहीं मिलेंगी। और ये जो होती हैं ये परस्पर क्या होती हैं, समान होती हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखिए संबंध आपको बताते हैं कि जो आपकी भुजा ए बी दी गई है वो समांतर किसके है, सी और डी के। ठीक है, लेकिन क्या है ए बी और सी डी ये जो है क्या नहीं होगी, ए बी नहीं, एक सेकेंड, देखिए ए बी समांतर है किसके, सी डी के, लेकिन जो ए डी है वो समांतर नहीं है किसके, सी बी के। ठीक है ना, ए डी भुजा जो है ये देख रहे हैं आप, ये समांतर नहीं है सी बी के। ठीक है ना, नहीं है, ये दोनों जो है आगे मिल जाएंगी जाकर, तो ये समांतर नहीं है, ये चीज आप याद रखेंगे। और ए डी जो भुजा दी गई है ये वाली, ये किसके बराबर है आपकी, सी बी के बराबर होती है। ठीक है ना, ऐसा चतुर्भुज जिसमें क्या होता है कि एक तरफ की भुजाएं जो है बराबर हों, ये दोनों भुजाएं जो होती हैं बराबर होती है। तो अब आप 4 ऑप्शन देख लीजिएगा। चलिए समांतर सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, समांतर भुजाओं का एक जोड़ा है, बिल्कुल है, डी सी ए बी हो सकता है उत्तर। विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, इसके जो विकर्ण होंगे इधर मिलेगा ये, ठीक है इस प्रकार से, और ये मिलेगा कुछ इस प्रकार से। क्या ये समद्विभाजित करते हैं, नहीं करते हैं।
ठीक है। विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, तो ये तो लंब है ही नहीं, तो ये भी उत्तर गलत। विकर्ण बराबर होते हैं, तो इसके विकर्ण भी जो है बराबर नहीं होते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है पहला जो है सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए 117वां प्रश्न है कि उस समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या जिसका प्रत्येक बहिष्कोण जो है 45 की माप का होगा, तो क्या होगा। देखिए बात आ रही है समबाहुभुज की, कैसा ही बन सकता है, ऐसा 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 ऐसा, कैसा भी बन सकता है, लेकिन जिसका ओवरऑल जो है डिग्रीज यानी कि कोणों का मान होगा वो 360 होगा। ठीक है ना। तो बहिष्कोण को जो एक माप दी गई है जिसका प्रत्येक कोण कितना है 45 अंश का, तो कुछ नहीं करना, 45 का इसमें भाग देंगे तो 45 अट्ठा जो है 360 हो जाता है। तो इसकी जो है 8 भुजाएं 8 कोण कुछ इस प्रकार से ये जो बनाएंगे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 118 की एक अद्वितीय समांतर चतुर्भुज की रचना करने के लिए न्यूनतम आवश्यक मापों की संख्या है, बताइए। एक समांतर जो है आपको चतुर्भुज बनाना है, एक समांतर चतुर्भुज जो है हमने बना लिया। ठीक है। अब इसके लिए कितनी मापें आपको चाहिए कि आप इसकी रचना करें, तो इसके लिए जो है हमें कम से कम मान लीजिए ये बनाना है, तो एक तो इसकी ये भुजा चाहिए पड़ेगी, एक ये चाहिए पड़ेगी, और एक कम से कम ये आप विकर्ण दे दे या फिर ये भुजा दे दे। तो जो है इसके लिए हमें ए बी और सी तीन माप कम से कम जो है हमें चाहिए पड़ेंगी, चाहे वो ये दे दे ये दे दे ये दे दे, तो हम यहाँ से चाप लगा के जो है सारा कुछ ये कर सकते हैं। ठीक है ना। जो है हमें तीन माप लेकिन चाहिए है जिससे हम ये पूरा बना सकते हैं। बात आती है समांतर चतुर्भुज की, तो ऑप्शन नंबर जो आपका 2 है वो सही हो जाएगा। चलिए 119वां दिया गया निम्न में से कौन सा द्विपद है। पद क्या होता है आपके ए बी सी। अगर एक पद पूछा जाए तो ए से काम चल जाएगा, दो पद पूछा जाए ए बी, और तीन पद पूछा जाए तो ये बी सी। यहाँ पर एक्स वाई जेड भी हो सकते हैं, पद कुछ भी हो सकते हैं, जो इंग्लिश आपकी वर्णमाला है उसकी अच्छा। तो इसमें दिया है ए तो आपका उत्तर नहीं होगा। इसमें क्या दिया है ए बी सी, ये तो त्रिपद हो गया। इसमें ए बी सी ये त्रिपद हो गया, द्विपद ए बी, तो ये आपका जो उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जो है एक ये द्विपद है। ठीक है। चलिए वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करें दोस्तों। चलिए 3x माइनस 24 का गुणनखंडित रूप है, तो 3x गुणा 24 ऐसा कुछ बनना है नहीं, इसमें कुछ नहीं करना था आपको। 3x माइनस 24, तो इसमें आपको 3 कॉमन निकाल के x माइनस 3 किसमें है, ऑप्शन नंबर जो आपका 2 दिया है ये सही हो जाएगा। ठीक है। बाकी जो है कंडीशन आपकी फॉलो नहीं हो रही है। चलिए 121वां प्रश्न है कि यदि y के शून्योत्तर पूर्णांक हैं तो x की घात माइनस 1 बराबर होगा। कुछ नहीं, ये y दिया है, यहाँ इसका कोई भी महत्व नहीं है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया गया है। ठीक है ना। सवाल जो है यही है कि x की घात पावर माइनस 1 बराबर क्या होगा, तो इसमें कुछ नहीं होता है, माइनस 1 को हम पहुंचा देंगे नीचे, तो ये माइनस 1 को हटा के इसे हम x लिख सकते हैं। ठीक है ना। यानी कि अगर आप इसका 1 हटाना चाहें तो इसकी घात माइनस 1 कर दीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 है जो वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। इसको x लिख सकते हैं ना माइनस एक्स, और ये भी गलत होता है। चलिए 122वां प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है कि राधिका ने एक कार जो है 2,50,000 रुपए में खरीदी है और अगले वर्ष उसका मूल्य क्या है 10% कम हो गया, और उसके अगले वर्ष 12% कम हो गया, तो कार के मूल्य में इन 2 वर्षों में हुई कुल प्रतिशत कमी। तो देखिए जब कहीं ऐसी बात आए तो एक फॉर्मूला आप याद रखिए जिसमें दो आपको क्या दिए गए हो, परसेंटेज में कम हो रहा हो ज्यादा हो रहा हो मूल्य समान हो, तो आप एक फॉर्मूला याद रखिएगा x प्लस वाई प्लस एक्स बाई अपॉन इसके अपॉन में। ठीक है ना 100। ठीक है ये, ठीक है ना, ये इसके बटा में होता है। तो देखिए पहले क्या हो रहा है 10% कम माइनस 10, फिर क्या हो रहा है 12% कम माइनस 12। ठीक है ना। इस पे लगा दीजिएगा प्लस। अब आएंगे हम पुस्तक में, पहले क्या हो रहा है 10% कम, फिर क्या हो रहा है 12% कम। ठीक है। बटा में क्या हो रहा है 100। ठीक है। तो ये तो हो जाएगा 10 और 20 12 माइनस का 22। ठीक है ना। इधर हमने लगा दिया प्लस, ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और ये माइनस का गुणा इसमें होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस, और ये क्या हो जाएगा आपका 1.2। ठीक है ना। माइनस 22 में से आप 1.2 घटाएंगे जब, तो कितना बचेगा, एक चला गया 21। ठीक है ना। बाकी 20.8 किसका माइनस का, तो यानी कि ओवरऑल जो है उसे 20.8% की क्या हो रही है, उसे घाटा हुआ है। ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए आप इसको समझ गए होंगे, आसान था, कोई इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं हुई होगी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 123वां प्रश्न है कि यदि जो है
एक बेलन की ऊंचाई प्रारंभिक ऊंचाई की 1/4 हो जाए तथा त्रिज्या जो है दुगनी हो जाए, तो निम्न में से कौन सा सत्य होगा? बेलन का आयतन दुगना हो जाएगा, बेलन का आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बेलन का आयतन आधा हो जाएगा और बेलन का आयतन प्रारंभिक आयतन का 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो आप बेसिकली अब बात करना है क्या कि यहाँ पर आपको आयतन का फॉर्मूला लगाना है बेलन के आयतन का, क्योंकि चारों ऑप्शन दिए गए हैं आपको, तो उसमें क्या है बात की गई है जो है बेलन के आयतन की बात की गई है। तो 123वां जो प्रश्न है इसका उत्तर देखिए क्या होगा। देखिए हमने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लिया है हमने पाई आर स्क्वायर एच, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, और इसके हमने मान लीजिए बराबर में दूसरा लिख लेते हैं हम पाई आर टू स्क्वायर एच टू। ठीक है, दोनों प्रकार से हम आपको बताएंगे। तो इसमें क्या है, मान लीजिए पाई से पाई तो हम काट देंगे, ठीक है ना, वॉल्यूम ले रहे हैं हम, तो R1 मान लीजिए पहले क्या था 1, ठीक है ना, और अब क्या हो गया 1 का स्क्वायर इंटू एच क्या है, क्या दिया गया है 1/4, यानी कि ये जब वो फॉर्म लिखी होती तो ये तो आपकी होती है इनिशियल वैल्यू जो पहले थी, और ये जो है बाद में, तो पहले क्या थी आपकी बताइएगा, पहले जो थी 4, ठीक है ना, और इंटू 4 बराबर में पाई से पाई हमने काट दिया। अब क्या हुआ कि त्रिज्या दुगनी हो गई, त्रिज्या 1 थी 2 का स्क्वायर हो गया गुणा, इसके बाद h, यानी कि h जो है क्या हो गया, ये 4 था तो इसका 1/4, यानी कि ये क्या बचा आपका 1 बचा। ठीक है, अब क्या हो गया 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 1 चौका 4 बराबर 2 दूनी 4 बराबर 4, यानी कि ये वॉल्यूम 4 था, ये भी वॉल्यूम 4 है। ठीक है ना, आप यहाँ पर 100 भी मान सकते हैं और यहाँ पर आप 25 भी रख सकते हैं, तभी आपका उत्तर यही आएगा। तो बेलन का जो है क्या होगा, बेलन के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 आपका उत्तर हो गया। ठीक है, अब लेकिन आप इसे एक तरीके से और भी कर सकते हैं, जैसे आपने लिख लिया पाई R1 का स्क्वायर प्लस H1, अब आपने क्या किया पाई इसमें R2 की जगह आपने क्या कर दिया, ये क्या हो गया है आपका दुगना, दुगना होगा तो R का स्क्वायर यानी कि 1 का 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया गुणा H का क्या हो गया, यहाँ से 1/4 का हम मान लीजिए गुणा करेंगे तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं ना H/4 लिख सकते हैं, तो इसको अब हम हटा देते हैं। ठीक है, तो अब ये 4 से 4 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी पाई आर आपका जो है R यहाँ पर स्क्वायर बराबर रहा है 2 और H, तो वही जो है कंडीशन आपको मिल जाती है। ये जो है बेस्ट तरीका है आपका एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए 124वां प्रश्न है आपसे कि यदि एक बेलन की ऊंचाई प्रारंभिक ऊंचाई की 1/4 हो जाए और त्रिज्या दुगनी हो जाए तो निम्न में से कौन सा सत्य होगा। यहाँ पर अब बात की गई है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दुगना हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वही रहेगा, तीसरा दिया है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आधा हो जाएगा, और चौथा दिया है बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो प्रारंभिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ पर बात की गई है बेलन के वक्र पृष्ठ की, तो आपको आना चाहिए कि बेलन का जो है वक्र पृष्ठ क्या होता है, बताइए बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है आपका 2 पाई RH जो है इसका वक्र पृष्ठ होता है। ठीक है ना, अब आपको बताना है कि इसमें क्या चेंज होगा। तो देखिए हमने क्या लिख लिया, पहले क्या हो गया बेलन का जो प्रारंभिक ऊंचाई का 1/4 होगा और त्रिज्या हमें करनी है दुगनी, पहले तो 2 पाई R1 H1, ठीक है ये हो गया। अब दूसरा क्या हो रहा है 2 पाई R, त्रिज्या क्या हो रही है दुगनी हो रही है, ठीक है ना, तो 2 पाई में गुणा 2R हो गया, 2R कर दिए ना। ठीक है, अब क्या हो रहा है H हो रहा है 1/4, यानी कि तो H को हमने क्या कर दिया 1/4, तो इससे क्या कट गया, ये हो गया 2, ठीक है ना, 2 दूनी 4 हो गया ना। अब क्या हो रहा है इसका जो उत्तर आ जाएगा क्या हो गया 2 पाई RH, ये जो है आपको काटना नहीं है, इस 2 से ये 2 ना काटना नहीं, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है ना, A हो गया आपका और A/2, ठीक है ना। इससे भी आप समझ सकते हैं ये पहले 2πRH था, इसका जो 2 में भाग जाएगा तो ये बचेगा आपका πRH, ठीक है ना। तो 2πRH पहले था, बाद में क्या बचा πRH, तो क्या हो गया आधा हो गया ना, ठीक है ना। तो आधा किस में हो रहा है, इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 की बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो क्या हो गया आपका आधा हो गया ना, क्योंकि पहले 2πRH था, अब क्या बचा πRH, 2 से 2 कट गया, 4 से 4 कट गया, यहाँ भी आप काट सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। 125वां प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये कंफ्यूज कर सकता है आपके लिए एग्जाम में।
देखिए इसमें क्या कहा गया कि एक आयताकार ठोस के 6 फलकों के पृष्ठीय क्षेत्रफल 16-16, 32-32 और 72-72 वर्ग सेंटीमीटर है। इस ठोस के घन सेंटीमीटरों का आयतन होगा। बात की गई है एक आयताकार ठोस की। तो एक पहले हम बनाएंगे आयताकार ठोस। ठीक है, ये बन गया आपका एक आयताकार ठोस। अब देखिए इसमें मान लीजिए क्या हो रहा है कि जितनी ये मान लीजिए ये है, ये भी सरफेस, ये फलक भी ये होगा, ये ऊपर वाला भी है तो ये नीचे वाला भी होगा, और ये देख रहे हैं ना आप, ये वाला और इसके ये पीछे वाला, ये दोनों सीसी हमने मान लिए। ठीक है ना, तो दो फलक दिए गए हैं, दो फलक ये एक जैसे होंगे, ठीक है ना, और ये एक जैसे होंगे और कुछ ये भी एक जैसे रहेंगे। आपके 6 फलक होंगे ना, तो ये मान लीजिए 16-16 है, ये 32-32 है और ये कितना दिया गया है 72। ठीक है ना, इस प्रकार से ये दिए गए हैं। तो अब क्या होता है, जो एक प्रकार से आयत ही तो बन रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आपका लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इसमें क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई तो एल इंटू बी तो है, ठीक है ना। तो लेकिन क्या है, इसमें आपका दिया गया है 2l, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2lb। 2lb हो गया ना, क्योंकि ये दो है ना, एक फलक ये हो गया, एक ये हो गया, दूसरा फलक, तो 2lb बराबर दिया है कितना आपको 16, ये हो गया 16, ये तो 32 हो जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद 2lb के बाद ये दूसरा हाइट जो होगी क्या होगी b और h, तो ये क्या हो गया 32 दूना आपका 64 हो गया, और इसके बाद 2lb हो गया, bh हो गया और hl हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका 72 इंटू 2 144। ठीक है ना, इस प्रकार से ये क्या निकाल आया है, ये निकला है इनके जो वक्रपृष्ठ हैं, फलक हैं, फलक का अलग अलग हमने जो है क्षेत्रफल निकाल लिया है। अब क्या करना है, आपने वॉल्यूम पढ़ा होगा, इसका आयतन पूछा गया है, तो L इंटू बी इंटू एच जो है इसका आयतन होता है। ठीक है, अब क्या हो गया, इधर हम करते हैं इसके बाद, तो 2L इंटू बी प्लस 2BLB BH और इंटू 2HL, इसके बराबर में क्या आ जाएगा, इसके बराबर में आपको लिखना होगा 32, 64 और 144। ठीक है ना, अब ये 2 दूनी 4 दूनी 8, इस पर क्या लिख सकते हैं 8, और L 2 हो गए बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, क्योंकि ये दो हैं, और इसके जो है एक साइड क्या 32 इंटू 64 इंटू 144, 8 से आप ये काट देंगे 8 बार। ठीक है ना, अब ये स्क्वायर में दिए गए हैं, ठीक है ना, यहाँ भी स्क्वायर होगा। अब इसको आपने लिखाना है क्या, L इंटू बी इंटू एच निकालना है, हमारी L इंटू बी इंटू एच निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा पूरे आपका 32, और इसके बाद ये कहाँ कितना बचा था 8, और ये बचा था 144, इसका ये वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो आपका होता है 12, और ये क्या होता है, इसे हम क्या लिखेंगे 16 इंटू 2 32, और इसे क्या लिखेंगे हम 2 दूनी 4 इंटू 2 4 दूनी 8। ठीक है ना, तो यहां से आपका निकल के आ जाएगा 16, 16 का वर्गमूल क्या होता है 4 गुणा ये 2, इसका क्या होता है 2। ठीक ना, और ये क्या आ गया 2, तो 4 दूनी क्या हो जाएगा आपका 8। ठीक है ना, 1 2 ये निकल गया, 1 2 ये, तो 1 2 अलग हो गया, और ये 4 यहाँ पर दिया है, तो 4 का क्या होगा 1 सेकेंड, इधर करते हैं स्पेस कम है, चलिए इधर आ जाते हैं। तो सबसे पहले 32, तो 32 का हमने निकाल लिया 16 इंटू 2, तो 16 का क्या बन जाएगा 4। ठीक है ना, इंटू 1 2 ये है, तो दोनों 2 मिलकर एक 2 बाहर आ जाएगा। अब इसका 4 4 का वर्ग क्या होता है 2। ठीक है, और 12 ये आपका 144 का दिया ही है। ठीक है ना, तो कितना हो गया 4 दूनी 8 8 दूनी 16, 16 इंटू 12 कर दीजिएगा, बर्छिंग 72 की 2 हाथ से लाया 7, 12 एक 12 और 7 19, 192। 192 किस में दिया है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, तो वो आप समझ गए होंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना था इसमें, बेसिकली 6 फलक थे, सबको 2 2 का हमें दिया था, जो तो 2 का हमने क्षेत्रफल निकाल लिया। अब ओवरऑल हमें आयतन निकालना है सबको मिला के, तो L इंटू बी इंटू एच हम कर सकते हैं। ठीक है ना, तो वही हमने सब कर दिया है, उत्तर आ गया आपका 192। चलिए समझ आ गया है तो वीडियो लाइक करिएगा। 126वां प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये बार के प्रश्न हर पेपर में आते हैं। 0.123 पर बार है, इसको P बटा Q में क्या लिखा जाएगा, तो देखिए जब भी ऐसा पूछा जाए तो 0.123 3 पर बार है। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले जो संख्या दी गई है वो लिख लेते हैं 123, इसके बाद क्या है जिस पर बार नहीं लगा है वो हमें घटा देते हैं, तो बार नहीं लगा है 12 पे, बटे में क्या होता है जिस पर बार लगा है 9,
जितनी संख्याओं पर 12 लिखा है उतने 9 लिख देते हैं। उसके बाद जिन पे नहीं लगा है उतने हम 0 लगा देते हैं नीचे। क्या हो गया, 123 में से आपका चला जाएगा 12, तो 3 में से 2 गया 1 और 2 में से कितना, 1 गया 1 और 1 का 1, 111/900। अब ये कट रहा है 111/900, कहीं विकल्प में नहीं दिख रहा है तो और सॉल्व कर लीजिएगा। 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9 और 30 आता जो है 21/900 की कट जाएगा तो ये 300, तो 37/300 ऑप्शन नंबर आपका 1 में दिया गया है। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर पहला जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, 126। चलिए अगला प्रश्न 127वां कि 49x² माइनस बी बराबर 7x प्लस 1/2 और 7x माइनस 1/2 है, तो b का मान आपको बताना है कि b का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आप देखिए क्या हो गया, सवाल लिखा है आपका 49x² माइनस बी बराबर में आपको दिया गया है 7x प्लस 1/2 और एक कोष्टक में 7x माइनस 1/2। ठीक है, इतना दिया गया है। अब आप लिख सकते हैं क्या, 49x² लिखेंगे आप बिल्कुल सेम टू सेम माइनस बी। अब देखिए ये क्या है, a प्लस बी और ये क्या है, a माइनस बी। तो ये क्या होता है आपका a² माइनस a² माइनस b² होता है। तो इसको आपने 7x का होल स्क्वायर लिख लिया और इसको क्या, -1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सेम टू सेम हो जाएगा और ये 7 सतैया 49x² माइनस आपका हो जाएगा 1/4। ठीक है, इससे ये क्रॉस हो जाएगा, कट जाएगा, तो माइनस बी बराबर -1/4। तो एक माइनस से माइनस बी बराबर क्या आ जाएगा आपका 1/4। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 3 आपका सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 128वां की त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू जो कोण आर है वो बड़ा है कोण क्यू से, तो क्या होगा। मान लीजिए ये त्रिभुज है, ठीक है ना, ये पी क्यू आर, तो त्रिभुज जो आर है ये वाला बड़ा है किससे, ये है क्यू से बड़ा। ठीक है ना, तो जो सबसे बड़ी भुजा होती है, जो सबसे बड़ा कोण होता है, तो इसके सामने की भुजा क्या है ये, तो ये जो है इससे बड़ी होगी। ठीक है, ये क्या है सबसे, इससे बड़ी होगी। ठीक है ना, इससे बड़ी होगी। ये छोटा कोण है तो ये जो है छोटी रहेगी, ये भुजा बड़ी होगी। तो देखिए कौन सा संबंध, क्यू आर बड़ा है, क्यू आर बड़ी है किससे, पी आर से, क्यू आर बड़ी है पी आर से। तो ऐसा कुछ हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि इस भुजा के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया। चलें दूसरा प्रश्न देखें, यानी कि विकल्प पी क्यू, पी और क्यू, यहाँ पर पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए पी और क्यू, जो पी क्यू दी गई है, पी क्यू बड़ी है पी आर से, पी आर से, तो बिल्कुल है पी आर से बड़ी है। कैसे, क्योंकि ये हमें दी गई है तो ये वाली भुजा तो बड़ी है क्योंकि ये सामने का कोण है इसका बड़ा है और ये छोटा है। तो ये जो है हमारी जो है इक्वेशन कंप्लीट कर रही है हमारी कंडीशन को, तो ये तो आपका सही उत्तर हो जाएगा। पी क्यू छोटी है, पी क्यू छोटी है पी आर से, तो ये तो गलत है, विपरीत है। क्यू आर छोटा है पी आर से, तो ऐसा कुछ हमें पता ही नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका उत्तर हो गया जो है वो ऑप्शन नंबर कौन सा, दूसरा सही। ठीक है, चलिए 129वां प्रश्न है कि 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक आयत की जो है आसन्न भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति है। 24 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का एक आयत बनता है, 25 सेंटीमीटर क्षेत्रफल का एक वर्ग बनता है और 24 सेंटीमीटर क्षेत्रफल का एक समलंब बनता है और 24 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक जो है चतुर्भुज बनता है। तो देखिए ये बेसिक सी जो है, इसके पहले वीडियो को लाइक करें, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहे हैं। आपको एक अगर आपने पढ़ा होगा कि कई आकृति होती है उनके अंदर एक नई आकृति हम बनाते हैं, तो उसमें क्या है सब कुछ फिक्स है कि इसके अंदर यही बनेगा। तो अगर आप ये आपने पढ़ा होगा तो आप इसका उत्तर तुरंत लगा देते, लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि जबकि आपको आयत वर्ग समलंब और समचतुर्भुज अलग अलग दिए गए हैं, सवाल को सॉल्व नहीं करना है, आराम से उत्तर निकाल सकते थे। देखिए इसमें हो क्या रहा है, इसमें क्या किया गया है कि 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं का एक आयत है। ठीक है, ये आपका एक आयत हो गया, ये इसकी भुजा 8 है और ये इसकी भुजा 6 है। ठीक है ना, इसके भीतर इसके मध्य बिंदुओं को मिलाते हुए हमने एक कुछ बनाया है आकृति। ये इसमें थोड़ी विपरीत भी लग सकती है क्योंकि ठीक है ये आकृति इस प्रकार से बनाई है हमने, इनके जो मध्य बिंदु हैं इनको मिलाकर। ठीक है,
तो ये क्या बनता है, अगर आयत के भीतर हम कोई मध्य बिंदु मिला के बनाएंगे तो ये हमेशा बनता है जो एक समचतुर्भुज बनता है। ठीक है, समचतुर्भुज हमेशा बनता है। तो आपका ऑप्शन नंबर आप इतने में ही टिक कर सकते थे कि ऑप्शन नंबर 4 है, सॉल्व नहीं करना। अब लेकिन फिर भी सॉल्व करते हैं, आपको तसल्ली हो जाएगी पूरी की उत्तर वही है कि अलग है। ठीक है, तो अब देखिए ये भुजा, इसको अब मिला दीजिए इससे, तो ये और इससे, तो ये क्या है, ये इसके D1 और D2 विकर्ण ही तो हैं। तो ये भुजा 6 हो जाए, एक विकर्ण मान लीजिए 6 हो गया और एक विकर्ण 8 हो गया। ठीक है ना, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू D1 इंटू D2, तो 1/2 इंटू 8 इंटू 6, तो 2 3 6 और 8 3 बराबर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका उत्तर आ गया। ठीक ना, ये तो हो गया समचतुर्भुज के लिए। अब आपके लिए एक और चीज बतानी है कि और इसके आगे क्या होता है, तो इसको हम थोड़ा साफ कर देते हैं ताकि इधर आपको हम बता सकें। चलिए इतने में हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कभी कोई सामान्य चतुर्भुज दिया है, सामान्य चतुर्भुज, अगर इसके अंदर कोई आप आकृति बनाएंगे इसके मध्य बिंदुओं को मिलाते हुए, तो हमेशा क्या बनेगा, एक समांतर चतुर्भुज। ठीक है, हमेशा इसके भीतर जो है समांतर चतुर्भुज बनता है। दूसरा आकृति क्या है, अगर कोई वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं समान है, तो उसके अंदर भी कोई अगर आप उसके मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे तो हमेशा जो है एक वर्ग की आकृति आपको प्राप्त होती है। तीसरा याद रखिएगा, अगर कोई आयत है और आयत के अंदर भी कोई आप मध्य बिंदुओं को मिला के बनाएंगे तो हमेशा समचतुर्भुज बनता है, जो आपने अभी देखा है। अगर आपको ये पता होता तो आप आराम से लगा सकते हो। और चौथा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर कोई समचतुर्भुज दिया है, समचतुर्भुज के भीतर जो आकृति बनती है तो वो हमेशा एक आयत बनता है। तो देखिए आयत और समचतुर्भुज एक दूसरे के विपरीत हैं। पांचवा एक और कंडीशन याद रखना है, अगर कोई समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, तो उसके भीतर हमेशा क्या बनेगा, एक दूसरा समांतर चतुर्भुज बनता है। तो ये जो है पांचों कॉन्सेप्ट आप अगर याद रखेंगे तो आपके एग्जाम में कभी क्वेश्चन जो है गलत नहीं होंगे। चलिए 130वां प्रश्न है कि एक त्रिभुज ABC जिसमें BC बराबर 3 सेंटीमीटर और कोण भी बराबर 60 दिया है, इसकी रचना का संभव है जब AB और AC का अंतर बराबर है। यानी कि आपको डिफरेंस बताना है। तो इसका एक कॉन्सेप्ट होता है कि मान लीजिए त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, एक जैसे आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी 3 4 5, ठीक है ना। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है कि A माइनस बी इसकी 2 भुजाएं हो गई, ठीक है ना, A माइनस बी, तो इससे एक जो है इसकी तीसरी भुजा, यानी कि तीसरी भुजा हम कह सकते हैं ये बड़ी होगी और इसका जो मान होगा A प्लस बी के मान से ज्यादा होगा। अब अगर मान लीजिए आपको 2 भुजाएं दे दी जाए 3 और 4, 3 4 आपको भुजाएं दी गई हैं, ठीक है ना, ये आपको बता रहे हैं उदाहरण से 3 और 4, तो 3 और 4 का जो अंतर है वो कितना हो गया, 1, ठीक है ना, 1 हो गया ना, 3 और 4 का अंतर 1, और इसके बाद क्या हो गया, और 3 और 4 को हम जोड़ेंगे 3 और 4, ठीक है, 3 और 4 कितना होगा 7, तो इसका जो मान आएगा वो इस देखो 7 से तो कम होगा और 1 से ज्यादा होगा। तो आपको इस प्रकार से विकल्प दिए जाते हैं, तो इसमें आप 4 फिल कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना, जो ये ब्लू कलर से लिखेंगे वो क्वेश्चन का होगा। एक भुजा आपको 3 दी गई है जो है आपकी BC, तो आपको बताना है इनका अंतर, ठीक है ना। तो आपको ये जो है कंडीशन दी गई है, तो A माइनस बी आपको एक साइड रखना है और आपको दिया क्या गया है, आपको दिया गया है यहाँ पर 3 और A प्लस बी, तो आपको बताना है इनका अंतर। तो अंतर हमेशा जो आएगा वो क्या रहेगा, 3 से कम रहेगा और जो योग रहेगा वो हमेशा 3 से ज्यादा होता है, ठीक है। तो अब बताइए, देखिए एक ही विकल्प आपको दिख रहा है 3 से कम, वो है आपका 2.8, तो आपका उत्तर यही सही हो जाएगा। ये सब सारे जो है बड़े हैं, तो आराम से आप टिक कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट बस आपको याद रखना है त्रिभुज की रचना करते समय। तो ये थे आज के 20 प्रश्न मैथ के। अगर आपको जो है कॉन्सेप्ट समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और कम से कम इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें, जिससे हम समझ सकें कि आपको जो है ये कॉन्सेप्ट समझ आते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, जल्दी अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।